गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले हैं, एसएससी का जो ज्योग्राफी पोर्शन है। तो चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड कम्युनिटीज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। और कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। कुछ समुदाय जो होते हैं जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गए, ट्राइबल जिसको हम लोग जनजाति भी बोलते हैं, वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। तो उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ मतलब जैसे कि ट्रीज हो गए, ग्रास हो गए, बुशेस हो गए, झाड़ियाँ हो गई। तो ऐसे सभी वेजिटेशन जो कि नेचुरली ग्रो किए हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, ह्यूमन ने इसको जाके प्लांट नहीं किया है, ये अपने आप उग गए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट हो गए, है ना, या ग्रासलैंड हो गए, तो वो अपने आप बने हैं, उसको जाके किसी ह्यूमन बीइंग ने प्लांट नहीं किया है। तो ऐसे पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एरियाज को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को जंगल या वन भी बोलते हैं हिंदी में। तो फॉरेस्ट क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट का मतलब हम लोग समझते हैं कि चारों तरफ क्या होगा, पेड़ ही पेड़ होगा, उसको हम लोग फॉरेस्ट बोलेंगे। हमारे माइंड में क्या होता है, कुछ इमेजनरी थिंग्स चलते रहते हैं या हम लोग जो देखते हैं उसको। तो क्या फॉरेस्ट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन भी होता है क्या, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पर आपके बुक में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो एक ऐसा लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो कि ट्री या फिर बुशेस के द्वारा कवर किया जाता हो, पेड़ों या झाड़ियों के द्वारा कवर किया जाता हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं। ऐसे मान के चलो कोई बहुत बड़ा एरिया हो गया और इसमें पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, ग्रासलैंड्स हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, झाड़ियां हैं या पेड़ हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोल देंगे। अब फॉरेस्ट के कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, है ना, फीचर्स मतलब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोग कोई मोबाइल फ़ोन लेते हो तो उसमें अलग अलग फीचर्स रहता है ना, सैमसंग हो गया, रेडमी हो गया, जियोमी हो गया, वीवो हो गया, तो इसके भी अलग अलग फीचर रहते हैं। कैमरा इतना है ना, फ्रंट कैमरा इतना है, बैटरी बैकअप इतना है। तो वैसे ही फॉरेस्ट का क्या दिया गया है फॉरेस्ट के कुछ फीचर्स बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला फीचर क्या है कि ये लार्ज एरिया में फैला होगा। जैसे सेवरल किलोमीटर तक, कई किलोमीटर्स में फैला हो सकता है ना, तो इसका एरिया बहुत बड़ा होगा। अब मान के चलो हम लोग घर में एक छोटा सा बाड़ी लगा दिए, अब इसको हम लोग फॉरेस्ट बोल देंगे क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये कई किलोमीटर तक फैला होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लार्ज एरिया में क्या होना चाहिए, ये फैला हुआ होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, नेचुरल वेजिटेशन। इसमें नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए, जैसे अभी बताया, ट्रीज हो गए, ग्रास हो गए, बुशेस झाड़ियों को बोलते हैं, श्रब्स, है ना, विथआउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन के द्वारा नहीं लगाया गया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन जो है वो क्या कर दिया है, जाके जो है पेड़ लगा दिया है और उसको हम लोग फॉरेस्ट बोल दे रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल हो सकता है लेकिन नेचुरल नहीं है ना। तो बहुत बड़े एरिया में होना चाहिए और नेचुरली ग्रो किया गया ना, किया हो, और विथआउट ह्यूमन इंटरफेरेंस का ग्रो होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता, है ना। अब इसको समझना है, बायो मतलब क्या हो गया, जो भी प्लांट और एनिमल है उसको हम लोग बोलते हैं बायो। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, है ना, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम लोग फॉरेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाएंगे ना। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, है ना, या शीशम का पेड़ हो गया, साल सागौन का पेड़ हो गया। तो अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखने के लिए हमको मिल गए। फिर एनिमल्स में भी हम लोग देखेंगे तो टाइगर हो सकता है, डियर हो सकता है, स्नैक हो सकता है ना, और भी बियर हो सकता है। अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो यही जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल और प्लांट है, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। विविधता मतलब अलग अलग, डिफरेंट, है ना।
तो हमको फॉरेस्ट में ये चीज़ देखने के लिए मिलना चाहिए। और जो फॉरेस्ट है वो ट्राइबल कम्युनिटी का घर भी हो सकता है, घर हो सकता है, मतलब वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी किसको बोलते हैं? जनजाति या आदिवासियों को, है ना, जो जंगलों में रहते हैं, जिनका लाइफ कल्चर हमसे थोड़ा अलग होता है, मतलब जो मुख्य धारा में लोग रह रहे हैं, जो गाँव में शहर में लोग रह रहे हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। वो आज भी अपने पुराने कल्चर्स को जीवित रखे हुए हैं और वहाँ पर अपना जो लाइफ है वो डिफरेंट तरीके से रहते आ रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट के 4 फीचर आपको याद रखना है। एक तो बड़ा एरिया होना चाहिए, कई किलोमीटर्स में फैला होना चाहिए। दूसरा कि विथआउट ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें क्या होना चाहिए? नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हमको देखने के लिए मिलना चाहिए और हो सकता है यहाँ पर जनजाति भी रहते होंगे। तो ये कुछ फॉरेस्ट के डेफिनेशन थे और प्रॉपर्टीज थे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट है तो हर जगह का फॉरेस्ट एक जैसा तो नहीं होगा, हर जगह पेड़ एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग क्या होंगे हमको फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी को हमने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। वनों का वर्गीकरण हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे। तो इसके कुछ आधार भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं। जैसे मान के चलिए आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, है ना, आपके क्लास में मान के चलिए 40 स्टूडेंट हैं। अब इन 40 स्टूडेंट्स को हमको क्या करना है? कैटेगराइज करना है, बांटना है अलग अलग। तो हम लोग कैसे बांटेंगे? तो इसके लिए हमको कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे ना, कि कौन कौन बच्चा जो है स्टडी में अच्छा है, तो कोई खेल में अच्छा है, स्पोर्ट में कोई अच्छा है ना, तो कोई जो है वो सिंगिंग में अच्छा है, तो कोई डांसिंग में अच्छा है। तो हमको किसी न किसी एक पैरामीटर को बेस मानना पड़ेगा ना, कि हम लोग पढ़ाई में अच्छा ले रहे हैं तो कुछ अलग अलग बच्चे निकल कर आएंगे, स्पोर्ट में ले रहे हैं तो कुछ अलग अलग बच्चे निकल कर आएंगे। तो ऐसे ही फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने के लिए क्या किया गया है? कुछ बेसिस डिसाइड किए गए हैं। जैसे डेंसिटी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व। काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ वहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है, पेड़ पौधे कैसे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस मतलब प्रशासन वहाँ देखभाल कैसे कर रहा है। इसके बेसिस पर, इन 3 बेसिस पर, डेंसिटी, काइंड ऑफ वेजिटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, इन 3 चीज़ों पर हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेंसिटी या घनत्व के बेसिस पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी को समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? जैसे इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए एक क्लासरूम ए है और एक क्लासरूम बी है। दोनों क्लास में क्या है? मान के चलिए दोनों सेम साइज के क्लास हैं। यहाँ पर कितने हैं? मान के चलो 50 स्टूडेंट है ना, 50 स्टूडेंट है। और यहाँ पर कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट हैं। अब आप लोग बताइए कि कौन सा जो क्लास है वो ज़्यादा भरा भरा लगेगा? कौन सा क्लास ज़्यादा भरा भरा लगेगा? बी वाला क्लास ज़्यादा भरा भरा लगेगा ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, दोनों क्लास उतने ही बड़े हैं। तो इस जो क्लास बी है हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा घना है ना, ये ज़्यादा घना है और ये कम घना है। घना मतलब तो समझते हैं ना। तो उसी के बेसिस पर हम लोग डेंसिटी के बेसिस पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं अत्यधिक घने वन। अत्यधिक घने वन मतलब इसमें पेड़ बहुत ज़्यादा घने होंगे, बहुत आसपास होंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे और बहुत घने होंगे, आसपास होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि डेंसिटी के बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट भी क्या होंगे? घने होंगे, है ना, लेकिन ये वेरी डेंस फॉरेस्ट की तरह बहुत ज़्यादा पास नहीं होंगे, थोड़ा सा इनमें गैप रहेगा। फिर ओपन फॉरेस्ट को हम लोग बोलेंगे खुले वन। अब इसमें गैप और बढ़ जाएगा, एक पेड़ यहाँ है तो दूसरा पेड़ यहाँ है, और फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी ज़्यादा होगा, ये थोड़ा ओपन हो जाएगा, इसमें स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर घास वगैरह उगाएंगे, इस टाइप से। फिर आता है डिग्रेड फॉरेस्ट। डिग्रेड फॉरेस्ट मतलब कि क्या हो गया, पहले कभी फॉरेस्ट था लेकिन अब वहाँ पर कटिंग और ह्यूमन एक्टिविटी होने के कारण अब वो क्या हो गया, उसका डिग्रेडेशन हो गया, मतलब वो खत्म होने के कगार पे है। तो जैसे यहाँ पर कटिंग हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है। डिफॉरेस्टेशन ये वर्ड जानते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, है ना, जंगलों को काटना, वनों की कटाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन।
तो पेड़ पहले थे, फॉरेस्ट थे, लेकिन अब उसको काट दिए गए हैं, कुछ गिने चुने पेड़ बचे हैं या जंगल का मात्र अस्तित्व बस बचा है, तो उसको हम लोग डिग्रेड फॉरेस्ट बोल देंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी we have classified 4 types: very dense forest, open forest and degrade forest। के बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। देखो जैसे क्या होता है, ह्यूमन के सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, पुलिस होता है ना, वैसे ही क्या किया गया है, फॉरेस्ट का और ट्रीज के देखभाल के लिए क्या किया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, वन विभाग बनाया गया है जो जंगलों की रक्षा करती है, देखभाल करती है। तो प्रशासन उसको, सरकार उसको फंड देती है और बदले में उसको देख रेख करवाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन के आधार पे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आता है रिजर्व फॉरेस्ट को हिंदी में हम लोग बोलेंगे आरक्षित वन। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरा इसके कंट्रोल में होता है, पूरा रिजर्व होता है। यहाँ पर कोई भी जाके ट्री वगैरह काट नहीं सकता है, अपने कैटल्स को, एनिमल्स को ग्रेजिंग नहीं करा सकता है, मतलब चरा नहीं सकता है ना। और वहाँ पर कोई भी लकड़ी या फल फ्रूट वगैरह वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट बोल देंगे। और इंडिया का लगभग 54% ये क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। मान के चलो इंडिया में 100% फॉरेस्ट है, तो उसमें से 54% फॉरेस्ट क्या है, इसी कैटेगरी के हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है ना। तो जहां पर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, कोई भी जाके वहां पर ये डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, ट्री कटिंग, एनिमल ग्रेजिंग या वहां पर से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फॉरेस्ट से नहीं ला सकता है। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, संरक्षित वन इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ छूट दिया जाता है जो लोकल पीपल्स होते हैं उनको। तो लोकल पीपल्स जो होते हैं, मतलब जो ट्राइबल पीपल आप लोगों को बताए थे, जो जनजाति बताए थे, जो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये क्या होंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, इनका जो जीवन है वो जीवन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इनके लिए सरकार क्या करती है, इनको एनिमल ग्रेजिंग मतलब पशु चराने की उनको छूट दे देती है। वहाँ पर वो अपने फॉरेस्ट से फ्यूल वुड, ग्रास है ना, फ्रूट वगैरह, जो जलाऊ लकड़ी है, फल फूल है, वो सब वहाँ पर जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ छूट दिया जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ये भी गवर्नमेंट के अंडर में रहता है ना, संरक्षित रहता है, लेकिन इसमें कुछ छूट दिया जाता है लोगों को। और इंडिया में जितना फॉरेस्ट है उसका 29.2% जो है वो कौन से फॉरेस्ट में आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। इसके बाद आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ पर कैटल ग्रेजिंग और कोई भी प्रकार का यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना। यहाँ पर जाके फॉरेस्ट फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ की मनाही नहीं होती है। पिकनिक स्पॉट वगैरह में जाके आप लोग देखते हैं, है ना। तो ये सब जो है वो क्या होता है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है। फिर इसके बाद आता है थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज है, प्लांट्स हैं, उसके बेसिस पर वो किस टाइप के हैं। अब हर जगह का वेजिटेशन अलग अलग तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक जगह रेनफॉल अलग अलग हो रहा है, हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग है। पहाड़ में जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, है ना। मैदान में रहेंगे, प्लेन्स में रहेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ रेनफॉल अलग होगा। तो इसी के कारण क्या किया गया है, वेजिटेशन अलग अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को भी अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो इसके 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 कैटेगरीज हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड आता है मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉनसून पर्णपाती वन हिंदी में बोलते हैं। फिर आता है थॉर्न फॉरेस्ट, कंटीले वन। फोर्थ है मैंग्रोव फॉरेस्ट और फिफ्थ है माउंटेन फॉरेस्ट। अब हम लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ये 5 टाइप जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके कवर करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध सदाबहार वन। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, ये पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर ये क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, जैसे ही एक पत्ती झड़ता है ना, तो दूसरा पत्ती आ जाता है तुरंत, है ना, रिप्लेसमेंट इसका बहुत फास्ट होता है। तो हमको लगता है कि ये जो पेड़ हैं ये कभी सूखते नहीं हैं, है ना, हमेशा सदा हरा भरे रहते हैं, इसी के कारण इसको एवरग्रीन बोला जाता है। ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। आप लोगों को याद होगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन में ये ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, और गर्मी होता है तो इसके कारण यहाँ पर बरसात भी सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, हरियाली रहेगा। आप लोग देखते हैं ना, बारिश से पहले गर्मी में क्या होता है, सब पेड़ मुरझाए जा रहते हैं, पत्तियां झड़ चुकी रहती है। उसके बाद जैसे ही बारिश आता है तो चारों तरफ हरियाली कैसे फैल जाती है, क्योंकि रेनफॉल होता है, पानी जो वाटर है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर रेनफॉल भी क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। रेनफॉल याद रखना है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 250 सेंटीमीटर से क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होगा, वहाँ पर ही हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल आप लोग याद कर सकते हो, अमेजॉन फॉरेस्ट, है ना, जो ब्राज़ील के जो अमेजॉन फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, मतलब डेंस फॉरेस्ट बताया ना आप लोगों को, पेड़ बहुत ज़्यादा आसपास रहेंगे, इतने पास रहेंगे और इतने ऊंचे होते हैं कि जो जमीन तक क्या होता है, सूर्य का किरण सनलाइट भी नहीं पहुंच पाता है, और नीचे में जो क्या होता है, ग्रास वगैरह भी ग्रो नहीं कर पाते। तो इतने ज़्यादा ये डेंस फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इंडिया में देखें कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाएगा, लक्षद्वीप में पाया जाएगा और असम में पाया जाएगा, असम और अंडमान निकोबार में। इसको आप लोगों को मैप में भी दिखाते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो वेस्टर्न घाट आप लोग जानते हैं ना, गुजरात से ये वाला पोर्शन जो है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरल, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट हो गया, फिर अंडमान निकोबार यहाँ पर, फिर केरल के सामने लक्षद्वीप है और असम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमको डेंस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है। अब इसकी एग्जाम्पल भी याद रखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या है, बैम्बू हो गया, बांस जिसको हम लोग बोलते हैं, जामुन, कदम, शीशम, मैंगो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, रेनफॉल भी हैवी होना चाहिए, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। अब पूछोगी कि ये 250 सेंटीमीटर रेनफॉल को कैसे नापते हैं, तो क्या होता है, एक ऐसा बीकर के जैसा, एक टेस्ट ट्यूब के जैसा ऐसा क्या होता है, रेन गेज बोलते हैं इसको, है ना, जिससे रेन को मेजर किया जाता है, रेन गेज। तो इसको लगा दिया जाता है जमीन में नीचे, है ना, और ओपन रहता है ये, और जब बारिश होता है तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। अब देखते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है और उसको मेजर कर लेते हैं स्केल से। तो जितना पानी भरा रहता है उसको हम लोग सेंटीमीटर में बता देते हैं कि 250 भर गया है, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल में आ जाता है, वो रेन गेज से इसको मेजर करते हैं। फिर सेकंड आता है मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना। डेसिडुअस थोड़ा नाम से अटपटा लगेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है भी समझा देते हैं। मॉनसून आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। मॉनसून क्या होता है, जब मॉनसून आता है तभी इंडिया में बारिश होता है ना। तो इंडिया का क्लाइमेट जो कैसा है, वो मॉनसूनी क्लाइमेट है ना, मॉनसून क्लाइमेट है। डेसिडुअस मतलब होता है पर्णपाती या पतझड़, हिंदी में इसको बोलते हैं मॉनसून पर्णपाती या पतझड़ वन। पतझड़ क्या होता है, ऐसे ट्रीज जो क्या होते हैं, एक टाइम में जब गर्मी के बाद क्या होता है, अपनी गर्मी में या पानी की कमी के कारण अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं। दे शेड देयर प्लांट और ट्री शेड देयर लीव्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो
पानी की कमी के कारण ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पत्ती रहेगी तो यहाँ पर से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो पेड़ है उससे पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ने लगेगा, पत्तियों से होता है। तो जब पत्ती नहीं रहेगा, पत्ती जब गिरा देंगे तो पानी कैसे बाहर निकलेगा। तो इसी के कारण पेड़ अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया के ज्यादातर फॉरेस्ट, इंडिया के मोस्ट फॉरेस्ट इसी कैटेगरी में आते हैं। कौन से कैटेगरी में, मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और छत्तीसगढ़ में भी जितने फॉरेस्ट हैं उसके भी ज्यादातर फॉरेस्ट मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, तो टेम्परेचर इसके लिए भी हाई चाहिए। और रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, मतलब मीडियम से लेके हैवी रेनफॉल हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। अब इसको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उसको मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट बोल दिया गया है ना। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर की मात्रा, जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो रेनफॉल यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर अगर हो रहा है तो उसको हम लोग मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट बोल देंगे, है ना। और अगर रेनफॉल क्या हो रहा है, 70 से 100 सेंटीमीटर हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ड्राई मानसून फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए इसको ड्राई और मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। मॉइस्ट मानसून फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिडिल इंडिया जो है ना, मिड इंडिया, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस वाले रीजन में हमको क्या मिलेगा, मानसून फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। मानसून फॉरेस्ट में ज़्यादातर कौन कौन से प्लांट्स है, जैसे साल हो गया, टीक को हम लोग सागौन भी बोलते हैं। इसी साल और सागौन से बहुत सारे आप लोग देखे होंगे बेड वगैरह बनते हैं, आलमीरा वगैरह बनते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाया जाता है, बहुत ही ये टिकाऊ होते हैं, है ना। शीशम हो गया, मैंगो, नीम, आंवला, चंदन, खैर, अर्जुन, है ना। तो ऐसा बहुत सारे क्या होते हैं, मॉइस्ट मतलब मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये सब ट्रीज आते हैं। ड्राई में कौन सा आ जाएगा, जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना। और यहाँ पर कौन कौन से पेड़ आ जाएंगे, जैसे टीक हो गया, तेंदू, खैर, पलास, महुआ, ये सब किस में आ जाएंगे, ड्राई मानसून फॉरेस्ट में आ जाएंगे। जैसे इस मैप में देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो एरिया है ये बताया गया है, ये आप लोगों को क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया था, ये वेस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, बताया है ना। ज्योग्राफी में आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार यहाँ पर बताए थे एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये क्या हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, और असम में हमको देखने के लिए मिलेगा। मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर, ये जो हमको इंडिया का जो मिडिल वाला एरिया है ना, यहाँ पर पूरा मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट ही हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और भी टाइप्स देख लेते हैं, फिर उसको मैप में देखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड जो टाइप आता है वो आता है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न मतलब क्या होता है, कांटे या कटीली झाड़ियाँ, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कटीले वन। जैसे ज़्यादातर ये डेजर्ट एरिया में हमको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, और रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले 250 सेंटीमीटर से प्लस में क्या रहेगा, एवरग्रीन रहेगा। फिर 100 से अगर 200 है तो क्या हो जाएगा, ये मॉइस्ट डेसिडुअस हो जाएगा। अगर 70 से 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई डेसिडुअस हो जाएगा। और 70 से भी कम हो जाएगा तो थॉर्नी फॉरेस्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो थॉर्नी फॉरेस्ट में क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग कैक्टस देखे हो, कैक्टस, इसमें क्या होता है, ये प्लांट रहता है कैक्टस का, नागफनी जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर कांटे के जैसा ये दिखते हैं, एक्चुअल में ये कांटे नहीं है, थॉर्न्स नहीं है, ये एक्चुअल में लीफ होते हैं। लीफ मतलब पत्तियां होते हैं। लेकिन क्या होता है, पानी की कमी के कारण, है ना, पानी की कमी के कारण ये कांटों का रूप ले लेती हैं, ताकि इससे ट्रांसपीरेशन ना हो सके, पानी कम से कम इससे बाहर निकले और ये पानी को बचा के रख सके। और इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, है ना, ताकि पानी को आराम से खींच सके। तो इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा और रेनफॉल बहुत कम रहेगा, वहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि
एग्जाम्पल क्या है इसका, बबूल हो गया, बेर हो गया, खैर हो गया, कैक्टस हो गया, है ना। राजस्थान के एरिया में, गुजरात, हरियाणा या ज़्यादातर डेजर्टेड एरियाज में हमको ऐसे थॉर्नी फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। फिर जो आता है फोर्थ जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ये ज़्यादातर हमको कोस्टल एरियाज में देखने के लिए मिलता है। कोस्टल एरियाज मतलब जो समुद्र से क्या करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, है ना, वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे गुजरात का एरिया हो गया, यहाँ पर आप लोगों को सुंदरवन डेल्टा याद है क्या, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, बांग्लादेश में बताए थे, है ना। तो जहाँ पर कोस्टल एरियाज रहता है, जहाँ पर जो रिवर है वो कहाँ पर मिलता है, जाके सी में मिलता है, और जहाँ पर मार्सी लैंड रहता है, दलदली भूमि रहता है, वहाँ पर ये ग्रो होता है। और इसकी खास बात यह है कि सलाइन वाटर में ग्रो करता है, मतलब खारे पानी में ही ये उगता है, नॉर्मल वाटर में नहीं उगता है। डेल्टा आप लोगों को बताए थे, याद होगा, क्या होता है जब रिवर जो है वाटर लेके आती है और समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, और यहीं पर ग्रो होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, ये हमेशा कोस्टल एरियाज या डेल्टा वाले एरियाज में ग्रो होगा। आप लोगों को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बताए थे, सुंदरवन डेल्टा, है ना। और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा इसको क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी ट्री पाई जाती है करके बताया थे ना, सुंदरी, केवड़ा और मैंग्रोव, ये सब ट्रीज के नाम हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। आप लोग थोड़ा सा वीडियो मैनेज कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सर्दी होने के कारण जो है आवाज़ आप लोगों को अच्छे से नहीं आ पा रहा होगा, सर्दी खांसी हो गया है थोड़ा सा। तो बस हमारा एम है कि आप लोगों का जो पढ़ाई है वो ना रुके और आप लोगों तक प्रॉपर वीडियो पहुंचते रहे। इसीलिए जो है ये वीडियो आपके टाइम के लिए बना रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि आप कुछ टाइम के बाद आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएगा, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से वीडियो देखा कीजिए और अपना पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखिएगा। बस हमारा यही प्रयास रहता है। और अच्छी बात है आप लोग वीडियो देखते हैं। एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग वीडियो देखते हैं, या फिर आप लोगों को वीडियो समझ आता है कि नहीं आता है। क्योंकि हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों को वीडियो जो है आप लोग देख तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वीडियो में और भी कुछ कमी रह जा रही है, या कुछ चीज़ डाउट रह जा रहा है। तो उसको आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि हाँ सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ डाउट है, तो उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होता है, जो माउंटेन्स में ग्रो करते हैं, है ना, जो पहाड़ में ग्रो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। अब आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हाइट में जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, नीचे चला जाता है, और यहाँ पर फॉरेस्ट में स्नोफॉल होने लगता है, मतलब बर्फबारी होने लगती है, ग्लेशियर जमने लगते हैं। तो ऐसे रीजन्स में क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं। कोनिकल मतलब कि क्या होता है, शंकु आकार। जैसे आप लोग ये देखे होंगे ना, शंकु आकार कोन जिसको हम लोग बोलते हैं, आइसक्रीम वाला कोन तो सब लोग खाए होंगे ना, तो उसी के आकार में क्या होता है, ट्रीज ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। जैसे आप लोग क्रिसमस ट्री देखे होंगे इस टाइप से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्नोफॉल होगा तो इसकी पत्तियां अगर सीधी रहेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बर्फ जम जाएगा और ये पत्ती टूट जाएगी, या पेड़ टूट कर गिर जाएगा। तो ये जब कोनिकल शेप में होता है, तो जब बर्फ इस पे गिरता है तो वो एक फिसल पट्टी की तरह फिसल कर नीचे बर्फ गिर जाता है, और इस पे ज़्यादा बर्फ जमा नहीं हो पाती, इसीलिए इसका जो शेप है वो कोनिकल शेप हो जाता है। और ज़्यादातर ये हिमालयन रीजन में हमको देखने के लिए मिलेगा माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह में। इसका एग्जाम्पल यहाँ रखेंगे पाइन, जिसको पाइन ट्री या सिदार ट्री, है ना, जिसको हम लोग पाइन को हिंदी में बोलते हैं चीड़, और सिदार को हम लोग बोलते हैं देवदार। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पाइन और सिदार माउंटेन फॉरेस्ट के। कैसा शेप रहेगा, कोनिकल शेप रहेगा, है ना, और हाई एल्टीट्यूड पे रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन अब फिर इसको सेकंड पार्ट में कवर करना, थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, तो इसको हम लोग इसी पार्ट में कवर कर लेते हैं, है ना।
तो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट देखते हैं हम लोग, तो ऐसा एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि किसी भी कंट्री में, इंडिया हो, चाइना हो या अमेरिका, कहीं भी क्या होना चाहिए, कम से कम 33% होना चाहिए उसके टोटल एरिया का। मान के चलो जैसे 100% एरिया है अपने इंडिया में, तो इसका 33% या 1/3 एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो अच्छे से चल सके। तो 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से बैलेंस हो सके, है ना, जो जो एनिमल्स है उनको उनका शेल्टर मिल सके, है ना। लेकिन इंडिया में क्या है 23% एरिया ही फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का कितना परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 23% ही कवर्ड है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ है इसका 44% एरिया जो है वो क्या है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी क्वांटिटी है फॉरेस्ट की, है ना। और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को बताया है कि मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट ही ज़्यादातर पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को कुछ कैटेगराइज कर दिया गया, जैसे सबसे पहले है साल फॉरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे साल वन, है ना। साल एक ट्री का नाम होता है। तो साल ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, बस्तर, कांकेर, जसपुर, गरियाबंद, सरगुजा और बस्तर में सबसे ज़्यादा जो है साल ट्री पाया जाता है। इसी के कारण बस्तर को क्या बोलते हैं, आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट बोलते हैं। साल वनों का द्वीप किसको बोला जाता है, बस्तर को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो बस्तर को बोलते हैं। केशकाल घाटी आप लोग कभी गए होंगे, कोंडागांव वगैरह देखे होंगे, तो यहाँ पर पूरा साल का फॉरेस्ट ही हमको देखने के लिए मिलता है। सेकंड आता है टीक फॉरेस्ट। टीक फॉरेस्ट को हम लोग टीक मतलब होता है सागौन। इसी सागौन से आपके बहुत सारे, तो जो टीक है ये किसको बोलते हैं हम लोग, सागौन जो है इसी को इंग्लिश में हम लोग टीक बोलते हैं, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कवर्धा का जो चिल्फी घाटी है, जैसे केशकाल घाटी है बस्तर में, वैसे ही कवर्धा में चिल्फी घाटी है ना। भोरमदेव वगैरह आप लोग सुने होंगे कवर्धा के बारे में, चिल्फी घाटी वहाँ पर। और नारायणपुर में एक जगह है खुरसेल घाटी, तो ये दोनों जगह बहुत ज़्यादा फेमस सागौन ट्री जो है वो पाया जाता है। कांकेर, सुकमा, यहाँ भी बहुत अमाउंट, मतलब जो है काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में टीक फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो साल फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट मतलब कि बहुत टाइप के जो ट्रीज हैं इसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे। मिक्स्ड मतलब मिश्रित वन ट्रीज, जैसे कि आंवला हो गया, हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया, साजा हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रीज जो है इनका जो मिक्स्ड क्वांटिटी है ये हमको मिक्स्ड फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। ये ज़्यादातर जो महानदी बेसिन है छत्तीसगढ़ का, अभी मैप में बताएंगे आप लोगों को, वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जसपुर हो गया, कटघोरा हो गया, महासमुंद हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, इस रीजन में हमको ये देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है बैम्बू फॉरेस्ट। बैम्बू मतलब क्या है, बांस, है ना। तो अपना सरगुजा हो गया, कांकेर हो गया, यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा बांस की जो क्वांटिटी है ये बैम्बू फॉरेस्ट हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें ऊपर और नीचे में ये क्या बताएं आप लोगों को, साल फॉरेस्ट, और बस्तर को क्या बोलते हैं, आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, है ना। साल जो वन है उसका द्वीप समूह किसको बोलते हैं, बस्तर को, है ना। और फिर इसके बाद आप लोगों को बताया टीक फॉरेस्ट, तो ये है नारायणपुर, है ना, नारायणपुर का खुरसेल घाटी, और ये है चिल्फी घाटी, कवर्धा, ये चिल्फी घाटी, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, टीक फॉरेस्ट। और ये जो बीच वाला एरिया है जिससे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सिहावा से महानदी होकर जाती है, तो महानदी बेसिन आप लोगों को बताए थे, तो यहाँ पर हमको मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है ना। और इंडिया का मैप में एक बार और देख लेते हैं हम लोगों ने, कौन कौन सा जो फॉरेस्ट है वो देखा था। सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा था। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान
और ये हो जाएगा असम। उसके बाद मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट बताया था, पतझड़ वन, पर्णपाती वन, ये ज़्यादातर हम लोग को मिडिल पोर्शन ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। मानसून जब आता है तब इसके पत्ते हरे भरे रहते हैं और फिर गर्मियों के समय में क्या हो जाते हैं, ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो पत्ते को झड़ा देते हैं, इसीलिए इसको पतझड़ वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है, आप लोगों को बताया थे थॉर्नी फॉरेस्ट, तो ये डेजर्टेड वाले एरियाज में ज़्यादातर मिलेंगे। कटीले जो वन होते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ कुछ एरियाज में। फिर माउंटेन फॉरेस्ट बताया था आप लोगों को, ये ज़्यादातर हिमालयस रीजन में मिलेंगे, देवदार है ना, चीड़, पाइन, ये सब चीज़। उसके बाद आप लोगों को एक बताए थे मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा एरियाज में यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, है ना, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उसके बाद कुछ गुजरात में भी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इतनी चीज़ आप लोग जो है अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ये मैप भी आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट एक जो पॉइंट बच जाता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है या इसके कारण क्या क्या है। डिफॉरेस्टेशन मतलब बताया थे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की कटाई, फॉरेस्ट को जो कट किया जा रहा है उसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं। तो अब ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, मकान चाहिए, तो अपने घर बनाने के लिए, है ना, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहर बना रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसके लिए एरिया चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, है ना, वहाँ पर ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है डैम। जब डैम बनाया जाता है, डैम क्या होता है, जैसे ये रिवर हो गया, पानी फ्लो कर रहा है, तो इसको रोक कर यहाँ पर बड़ा सा क्या बना दिया जाता है, डैम बनाया जाता है। आप लोग गंगरेल डैम या बहुत सारे डैम देखे होंगे। तो क्या होता है, ये जब पानी को रोका जाता है तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा एरिया रहता है ना, बहुत बड़ा एरिया रहता है, कई किलोमीटर तक का एरिया, ये इसमें डूब जाता है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो प्लांट एनिमल रह रहे हैं, वो सब इसमें डूब जाते हैं, है ना, तो उसमें भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर वैसे ही माइंस हो गया, माइंस मतलब जो खुदाई करते हैं, जैसे कोयला हो गया या फिर आयरन और हो गया, ये सब जमीन के नीचे से खोद के निकालते हैं, तो ऊपर में पहले जो ट्री है उसको काटना पड़ेगा, तभी तो जमीन के नीचे से खोद कर निकालेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है या ट्रीज और फॉरेस्ट को कट किया जाता है, इसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थोड़ा सा मेरे वॉइस के कारण हो सकता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। और आप लोग जो भी डाउट रहता है वो अपना कमेंट के माध्यम से, या समझ आया नहीं आया, ठीक लगा वीडियो, जो भी है आप लोगों का कमेंट जो है कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। हमको ऐसा लगता है, नहीं तो अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन पता नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो कुछ डाउट है तो उसको भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।